नमस्कार दोस्तों, हम डिस्कस करेंगे कॉमर्स के एमसीक्यूज पीजीटी कॉमर्स प्रेपरेशन गाइड से। आज का पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन 901। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्रेट ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन? इनमें से कौन सा डिसेंट्रलाइजेशन का एक लक्षण नहीं है, विकेंद्रीयकरण का एक लक्षण नहीं है, उसकी पहचान करनी है। सही जवाब है ऑप्शन सी, इट इज मोर सुटेबल टू स्मॉल ऑर्गेनाइजेशंस रादर देन लार्ज ऑर्गेनाइजेशन। ये स्टेटमेंट जो है वो रॉन्ग स्टेटमेंट है, वो ट्रू नहीं है, क्योंकि डिसेंट्रलाइजेशन ज्यादा सुटेबल होता है लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस के लिए। तो ये इसका सही जवाब मान लिया जाएगा। बाकी जो तीनों स्टेटमेंट हैं ये डिसेंट्रलाइजेशन के संदर्भ में सही स्टेटमेंट है। नेक्स्ट है रिलेशन डैश रिलेशन फॉलोज प्रिंसिपल ऑफ चेन ऑफ कमांड। इनमें से कौन सा रिलेशन चेन ऑफ कमांड को फॉलो करता है? गिवन ऑप्शंस में सही जवाब है ऑप्शन बी, लाइन अथॉरिटी। जो लाइन अथॉरिटी होती है, रेखा प्राधिकरण होता है, उसमें सीधी रेखा में आदेश चलते हैं और इसलिए चेन ऑफ कमांड को फॉलो करता है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग बिहेवियर विल बी जज्ड एज अनएथिकल बाय द क्राइटेरियन ऑफ ट्रुथ। अगर हम ट्रुथ के क्राइटेरिया को लेकर चलें तो ये जो बिहेवियर हमें दिए गए हैं इनमें से कौन सा अनएथिकल होगा, अनैतिक माना जाएगा, इसको हमें यहाँ पे सिलेक्ट करना है। तो गिवन ऑप्शंस में जो सही जवाब है वो क्या है? वो है ऑप्शन बी, कंसीलिंग वंस एरर्स, गलतियों को छुपाना। क्योंकि इन्होंने कहा है क्राइटेरिया ऑफ ट्रुथ की बात करी है, वैसे तो ये सारे अनएथिकल बिहेवियर हैं, लेकिन ये कह रहे हैं कि ट्रुथ के आधार पे। तो जब हम कुछ छुपाएंगे तो यानी कि हम ट्रुथ को छुपा रहे हैं, तो बी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस डिफाइन कल्चर? इनमें से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो कल्चर को डिफाइन करता है, उसको हमें पहचान करना है। तो गिवन ऑप्शंस में जो सही कॉम्बिनेशन है वो है ऑप्शन बी, लर्नेड, इंटररिलेटेड, शेयर्ड। दरअसल जो कल्चर होती है, कल्चर जो होती है वो कैसे क्रिएट होती है, कैसे बनती है, कैसे लोगों में जन्म लेती है, उसके बहुत सारे फीचर्स होते हैं। कल्चर जो होती है वो लर्नेड होती है, सीखी जाती है, इंटर रिलेटेड होती है, शेयर्ड होती है, एडेप्टिव होती है, रिलीजन एक महत्वपूर्ण इसमें फैक्टर होता है, आइसोलेटेड नहीं हो सकता है, ट्रांसमिट होती है जनरेशन से। ये कल्चर की फीचर होती हैं। तो ये जो क्राइटेरिया था ये सटीक क्राइटेरिया है, ये तीनों उसमें शामिल होते हैं। 20 का सही जवाब। नेक्स्ट, मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन। मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है और ये जो हमें 4 ऑप्शंस दिए हैं इनमें से सही को चुनाव करना है। गिवन ऑप्शंस में इससे रिलेटेड जो सही है वो है ऑप्शन ए, कंबाइंड फंक्शनल डिपार्टमेंटेशन विद प्रोडक्ट और प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन। दरअसल मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होता है जिसमें डिपार्टमेंट फंक्शंस के आधार पे तो बांटे ही जाते हैं, इसलिए फंक्शनल हेड होते हैं, और प्रोडक्ट या प्रोजेक्ट के आधार पे भी बांटे जाते हैं, यानी कि प्रोडक्ट ए, प्रोडक्ट बी, या ऐसे प्रोजेक्ट ए, प्रोजेक्ट बी। तो दोहरा यहाँ पे क्लासिफिकेशन चलता है मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन में। नेक्स्ट है ट्रांजैक्शनल एनालिसिस वाज ओरिजिनेटेड बाय। ट्रांजैक्शनल एनालिसिस ओरिजिनेट किया गया, शुरू किया गया किसके द्वारा? तो सही जवाब है ऑप्शन सी, एरिक बर्न। दरअसल एरिक बर्न थे जिन्होंने ट्रांजैक्शनल एनालिसिस दिया था। यह अपने कम्युनिकेशन को इंप्रूव करने का एक टूल है, एक तरीका है। इसके माध्यम से ट्रांजैक्शन, यहाँ पे जो ट्रांजैक्शनल एनालिसिस में ट्रांजैक्शन का मतलब है तो वो कम्युनिकेशन से है जो एक से दूसरे लोगों के आपस में बीच में होता है। तो कम्युनिकेशन जब एक्सचेंज होता है, विचार आदान प्रदान होता है, तो उसको एनालाइज कराना, प्रॉपर तरीके से करना, ये कम्युनिकेशन के इंप्रूवमेंट में काफी मदद करने का एक तरीका है। नेक्स्ट है हाथॉर्न एक्सपेरिमेंट्स वर कंडक्टेड बाय। हाथॉर्न एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किए थे किसने? तो कई बार एक क्वेश्चन आ चुका है ऑलरेडी। सही जवाब है ऑप्शन सी, एल्टन मेयो। नेक्स्ट,
थिंकिंग एंड डूइंग इज क्लियरली डिमार्केटेड इन। थिंकिंग और डूइंग ये क्लियरली डिमार्केट होता है इनमें से किस टाइप के ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में। तो गिवन ऑप्शंस में से जो सही जवाब है वो है ऑप्शन डी, लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन। जो लाइन ऑफिसर्स होते हैं वो काम करते हैं, कराते हैं, और स्टाफ ऑफिसर जो होते हैं वो सोचते हैं और अपनी जो राय या मशवरा होता है वो लाइन ऑफिसर्स को देते हैं। नेक्स्ट, पर्सनालिटी डायनामिक्स इज प्रेजेंटेड बाय। पर्सनालिटी डायनामिक्स प्रेजेंट होता है कौन सी अप्रोच में, ये हमें बताना है। गिवन ऑप्शंस में सही जवाब है ऑप्शन डी, इंटरपर्सनल अप्रोच। पर्सनालिटी डायनामिक्स एक रिसर्च पर्सपेक्टिव है जिसमें एक पर्सन की जो पर्सनैलिटी होती है उसको स्टडी किया जाता है। नेक्स्ट है, वन पॉपुलर टूल फॉर कैरेक्टराइजिंग पीपल दैट एड्रेसेस देयर कॉग्निटिव स्टाइल्स इज। इनमें से एक पॉपुलर टूल की बात हो रही है, कौन सा वो टूल है जो कैरेक्टराइज करता है लोगों को उनके कॉग्निटिव स्टाइल्स को एड्रेस करते हुए, यानी कि लोगों की जो संज्ञानात्मक शैली है उनके बारे में बात करता है। गिवन ऑप्शंस में से सही जवाब है ऑप्शन डी, मायर्स ब्रिग्स टाइप इंडिकेटर। यह एक ऐसा टूल है जिसके माध्यम से सेल्फ हेल्प असेसमेंट की जा सकती है। एक व्यक्ति अपने बारे में असेसमेंट कर सकता है तो वो कैसे बेहतर काम कर सकता है, कैसे बेहतर सीख सकता है। कंटिंजेंसी मैनेजमेंट एडवोकेट्स। कंटिंजेंसी मैनेजमेंट आकस्मिकता प्रबंधन इनमें से किस चीज की वकालत करता है, किसके बारे में बात करता है, यह बताना है। तो गिवन ऑप्शंस में सही जवाब है ऑप्शन ए, डिफरेंट टास्क फॉर डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट। दरअसल कंटिंजेंसी का मतलब होता है कि जो हमेशा एक जैसा नहीं हो सकता है, यानी कि एक जैसी चीज हमेशा बेस्ट नहीं हो सकती है, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन वो डिफर कर सकती है। नेक्स्ट, हाथॉर्न एक्सपेरिमेंट्स वर कंडक्टेड बाय। सही जवाब है ऑप्शन ए, जॉर्ज एल्टन मेयो। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ हाथॉर्न एक्सपेरिमेंट्स। इनमें से कौन सा हाथॉर्न प्रयोगों का हिस्सा नहीं है, उसकी पहचान करनी है। तो हाथॉर्न एक्सपेरिमेंट्स जो थे वो काफी लंबे चले थे, 1924 से कई चरणों में 1932 तक ये चले थे, इसमें एक स्टडी की गई थी। तो हमें बताना है कौन कौन से चार चरण इसके थे मुख्य, इनमें से कौन सा नहीं है उसकी पहचान करनी है। तो गिवन ऑप्शंस में जो सही जवाब है वो है ऑप्शन डी, मास असेंबली रूम। ये उसका हिस्सा नहीं है। इसका पहला जो स्टेज था वो इल्यूमिनेशन था, जिसमें इम्पैक्ट जांचा गया था इल्यूमिनेशन का, लाइट का, प्रकाश का, लोगों के उनके परफॉर्मेंस पे। देन सेकंड जो पार्ट था वो था रिले असेंबली एक्सपेरिमेंट। रिले असेंबली एक्सपेरिमेंट में लोगों पे जो वर्किंग कंडीशंस थे उनमें बदलाव करके उनकी परफॉर्मेंस पे प्रभाव देखा गया। उसके बाद तीसरा इसका जो स्टेज था वो था मास इंटरव्यूइंग। तो पहला इल्यूमिनेशन और दूसरा जो था सेकंड नंबर पे वो था रिले असेंबली एक्सपेरिमेंट। रिले असेंबली एक्सपेरिमेंट। तीसरा जो था वो था मास इंटरव्यूइंग, लोगों के इंटरव्यू हुए। और चौथा जो स्टेज था वो था बैंक वायरिंग ऑब्जर्वेशन रूम। नेक्स्ट, मैनेजरियल स्किल्स इंक्लूड। मैनेजरियल स्किल में इनमें से शामिल है क्या। तो गिवन ऑप्शंस में जो सही जवाब है वो है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। मैनेजरियल स्किल डिफरेंट टाइप की हो सकती है, टेक्निकल भी, डायग्नोस्टिक भी, पॉलिटिकल भी। इसके अलावा कंसेप्चुअल स्किल हो सकती है, अकाउंटिंग स्किल हो सकती है, पॉलिटिकल स्किल हो सकती है। नेक्स्ट, हेनरी फ्योल डिवाइडेड द एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटीज इनटू। हेनरी फ्योल ने एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटीज को डिवाइड किया कितने ग्रुप्स में। तो जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी, 6 ग्रुप्स में। तो हेनरी फ्योल ने जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटीज थी वो डिफरेंट टाइप की थी और उनके भी ग्रुप किए। जैसे जो उन्होंने जो ग्रुप्स बताए, 6 ग्रुप्स थे, वो थे सबसे पहला टेक्निकल, इसमें प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज आता था। इसके बाद था कॉमर्शियल, इसमें कॉमर्शियल एक्टिविटीज जैसे बाइंग सेलिंग आते थे। इसके बाद था फाइनेंशियल, फाइनेंशियल में फाइनेंस से रिलेटेड, कैपिटल से रिलेटेड। इसके बाद सिक्योरिटी, सिक्योरिटी में एम्प्लॉइज और एम्प्लॉयर के इंटरेस्ट को सिक्योर करना था। देन इसके बाद
अकाउंटिंग, अकाउंटिंग में रिकॉर्ड्स रखना था, एंड देन इसके बाद मैनेजरियल, मैनेजरियल में जो मैनेजरियल फंक्शंस होते हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, ये सब आते थे। तो ये 6 तरह का क्लासिफिकेशन उन्होंने किया, मैनेजरियल फंक्शंस को 6 ग्रुप्स में डिवाइड किया। नेक्स्ट, a report that accumulate information about entire organization and serves the interest of outsiders as well as is called। एक ऐसी रिपोर्ट के बारे में बात हो रही है जो पूरे संगठन की जानकारी पहले इकट्ठा करती है और बाहरी लोगों की भी सेवा करती है, यानी कि जो इंटरनल लोग हैं उनको तो वो जानकारी देती है इकट्ठा करने के बाद, जो बाहरी लोग हैं उनके भी इंटरेस्ट को सर्व करती है, उसको क्या कहते हैं, कौन सी रिपोर्ट होती है। गिवन ऑप्शंस में से सही जवाब है ऑप्शन ए, एंटरप्राइज रिपोर्ट। पूरे एंटरप्राइज के बारे में सारी जानकारी इसमें रहती है। नेक्स्ट, डिवीजन ऑफ लेबर थ्रू द फॉर्मेशन ऑफ वर्क यूनिट्स और ग्रुप्स विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। एक संगठन के भीतर डिफरेंट वर्क यूनिट यानी कि कार्य की इकाइयां या समूहों का गठन करना, बनाना और इस तरह से डिवीजन ऑफ लेबर करना, श्रम का विभाजन करना, ये क्या कहलाता है। तो गिवन ऑप्शंस में से जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी, हॉरिजॉन्टल स्पेशलाइजेशन। इसको हॉरिजॉन्टल क्षैतिज विशेषज्ञता कहते हैं। नेक्स्ट, इन एन ऑर्गेनाइजेशनल सेटिंग व्हेन वन पर्सन परसीव्स और जजेज ऑन द बेसिस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए ग्रुप, एथनिसिटी और सोशल स्ट्राटा ऑफ अनदर पर्सन, इट इज नोन एज। किसी संस्था में कोई व्यक्ति जब काम करने आता है तो कोई एक व्यक्ति जो पहले से काम कर रहा है वो उस नए व्यक्ति को उसके ग्रुप या उसकी एथनिसिटी, उसका रिलीजन, उसकी कल्चर या उसका सोशल स्ट्राटा, किस सामाजिक समूह से वो आता है, उसके आधार पे उसके बारे में अपनी राय अगर बनाता है तो इसको क्या कहते हैं यह बताना है। यानी कि उस पर्सन की जो फीचर्स है उनको नहीं देखा, बल्कि ये देखा कि ये किस समूह से आ रहा है, ये किस कास्ट से आ रहा है, ये किस एरिया से आ रहा है, किस रिलीजन से आ रहा है, किस रीजन से आ रहा है, और उसके आधार पर अपने मन में उसके बारे में परसेप्शन क्रिएट कर लेना, ये क्या कहलाता है, ये पूछा गया है। गिवन ऑप्शन में सही जवाब है ऑप्शन ए, स्टीरियोटाइपिंग। इसको स्टीरियोटाइपिंग बोला जाता है। नेक्स्ट, अ मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन रेफर्स टू ए फॉर्म ऑफ। एक मैट्रिक ऑर्गेनाइजेशन होती है, इनमें से कौन सा। तो रिलैक्स से पढ़ें, देखें कौन सा इसका सही जवाब है। सही जवाब है ऑप्शन ए, organization in which two or more basic type of departmentation are combined। दो से ज्यादा तरीके के डिपार्टमेंटेशन क्रिएट होते हैं। जैसे फंक्शनल बेसिस पर बांट देते हैं संस्था को, ये मार्केटिंग के हेड हैं, ये फाइनेंस के हेड हैं, साथ ही साथ अब ये प्रोडक्ट के आधार पर प्रोडक्ट ए, प्रोडक्ट बी। तो जब इस तरह का बंटवारा हो जाए कि प्रोडक्ट ए है, ये प्रोडक्ट बी है, प्रोजेक्ट ए है, प्रोजेक्ट बी है, तो एक तो ए क्लासिफिकेशन हो गया, सारे वर्कर इनके अंडर काम करेंगे, ए प्रोजेक्ट वाले यहाँ, बी प्रोजेक्ट वाले यहाँ। एक क्लासिफिकेशन और कर दिया कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ये हो गया, इसके बाद ये मार्केटिंग डिपार्टमेंट हो गया, इसके बाद ये फाइनेंस डिपार्टमेंट हो गया। तो जब इस तरीके से बंटवारा होता है तो उसको मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है, और इसमें डिपार्टमेंटेशन जो होता है वो कंबाइंड फॉर्म में हो जाता है। एक पर्सन जो होता है वो दो बॉस को हैंडल कर रहा होता है, इसको भी और इसको भी। नेक्स्ट, Which of the following statement is true regarding the Hawthorne study? इनमें से हाथॉर्न अध्ययन के बारे में कौन सा कथन सत्य है। जो सत्य है उसकी पहचान करनी है। गिवन ऑप्शंस में सही जवाब है ऑप्शन ए, वर्कर्स मोरल वाज ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय फैक्टर्स सच एज सुपरवाइजर्स लीडरशिप स्टाइल। जो वर्कर है उसका मोरल बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस होता है ऐसे फैक्टर्स से जैसे कि सुपरवाइजर का लीडरशिप स्टाइल। तो बाकी ये जो 3 स्टेटमेंट है ये इसके बारे में सही नहीं है, एक स्टेटमेंट केवल सही है। द टर्म ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट बेस्ट रिप्रेजेंट, संगठनात्मक वातावरण, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट ऐसा है जो उसको बेस्ट रिप्रेजेंट करता है, उसके बारे में बताता है। सही जवाब है ऑप्शन डी, ह्यूमन एनवायरनमेंट प्रिवेलिंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन। एक संस्था में मानवीय वातावरण। इन्हें फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन, एक कार्यात्मक संगठन में इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है उसकी पहचान करनी है। गिवन ऑप्शंस में जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए, एंटायर ऑर्गेनाइजेशन इज डिवाइडेड इनटू फंक्शंस विद स्पेशलिस्ट हैविंग अथॉरिटी। फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन में फंक्शन के बेसिस पर पूरी संस्था को बांटा जाता है डिफरेंट
डिपार्टमेंट्स में। अकॉर्डिंग टू बिहेवियरल साइंटिस्ट द टर्म ऑर्गेनाइजेशन स्टैंड्स फॉर, जो बिहेवियरल साइंटिस्ट होते हैं, मैनेजमेंट साइंटिस्ट, उनके अकॉर्डिंग जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका मतलब क्या है यह बताना है। तो गिवन ऑप्शंस में सही जवाब है ऑप्शन बी, स्ट्रक्चर ऑफ टास्क एंड रिलेशनशिप। ये लोगों के मध्य जो रिलेशनशिप होता है उसका एक स्ट्रक्चर होता है। अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर डज ए पर्सन बिकम अकाउंटेबल टू टू और मोर सुपीरियर्स एट द सेम टाइम। किस टाइप के ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में एक पर्सन जो होता है वो अकाउंटेबल रहता है दो या दो से ज्यादा सुपीरियर्स के प्रति एक ही साथ। तो गिवन ऑप्शंस में जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी, मैट्रिक्स स्ट्रक्चर, क्योंकि इसमें डुअल मास्टरशिप होती है, क्योंकि जो डिपार्टमेंट्स होते हैं वो दोहरा क्लासिफिकेशन रहता है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर नॉन फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। अनौपचारिक संगठन के बारे में इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ऐसा है जो ट्रू है। तो जो नॉन फॉर्मल के रिगार्डिंग सही स्टेटमेंट है उसको पहचानना है। गिवन ऑप्शंस में से सही जवाब है ऑप्शन सी, अ क्लब और ए फ्रेंडशिप ग्रुप विद इन ए फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। जैसे कि एक फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंतर्गत ही कुछ लोग आपस में फ्रेंडशिप ग्रुप बना लेते हैं, आपस में मित्र बन जाते हैं, क्लब बना लेते हैं, उसको वो एक नॉन फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का एग्जाम्पल हो जाता है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही। जैसे कोई संस्था है उसमें कुछ लोग कैंटीन पे एक साथ बैठ जाते हैं, चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट को हो सकते हैं, एक के हो सकते हैं, कई डिपार्टमेंटों को मिक्स हो सकते हैं, आपस में उनका एक रिलेशन बन गया है। जब उनको ऑफ मिलता है जितनी देर के लिए उसमें वो एक साथ टी स्नैक्स वगैरह के लिए बातचीत करने के लिए बैठ जाते हैं। तो ये एक उनका इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, नॉन फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन बन गया फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही। द इनफॉर्मल नेटवर्क ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन कंसिस्ट ऑफ, एक संस्था का जो अनौपचारिक नेटवर्क होता है उनसे रिलेटेड इसमें से कौन सा सही है यह बताना है। तो गिवन ऑप्शंस में जो सही जवाब है वो है ऑप्शन डी, कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप्स ऑफ स्मॉल नेटवर्क। छोटे छोटे नेटवर्क बन जाते हैं लेकिन उनकी जो रिलेशनशिप होती है वो कॉम्प्लेक्स नेचर की रहती है। कॉम्प्लेक्स नेचर की इसलिए रहती है क्योंकि उसके रिलेशनशिप डिफाइंड नहीं होते हैं। जो फॉर्मल नेटवर्क होता है उसमें क्लियर कट रिलेशन रहते हैं, डिफाइंड रहते हैं, लेकिन जो इनफॉर्मल रहता है उसमें कुछ भी क्लियरली डिफाइंड नहीं रहता है, इसलिए वो एक कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप कहलाता है। द फंक्शन ऑफ द स्टाफ इन ए लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन इज टू, एक लाइन और स्टाफ संगठन में स्टाफ कर्मचारियों का कार्य क्या है यह बताना है। तो गिवन ऑप्शंस में सही जवाब है ऑप्शन ए, एडवाइज द लाइन। लाइन ऑफिसर्स को एडवाइज करना इनका काम होता है। नेक्स्ट, डैश इज एन एटीट्यूड ऑफ माइंड, एन एस्पिरिट डे कॉर्प्स, एन इमोशनल फोर्स एंड एन ओवरऑल स्टेट ऑफ ग्रुप एंथुसिज्म टुवर्ड्स वर्क एंड टास्क। इनमें से ऐसा कौन सा टर्म है जो इन सबको बताता है। तो गिवन ऑप्शंस में जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए, मोराल। यह है एक मनोबल के बारे में, एक व्यक्ति के मनोबल के बारे में बात की जा रही है स्टेटमेंट में। ग्रुपिंग ऑफ एक्टिविटीज ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट लाइंस इन ए पार्ट ऑफ इज ए पार्ट ऑफ। तो जब एक्टिविटीज को किसी संस्था में ग्रुप किया जाए प्रोडक्ट के बेसिस पे तो उसको क्या कहा जाता है। गिवन ऑप्शंस में सही जवाब है ऑप्शन बी, प्रोडक्ट डिपार्टमेंटलाइजेशन, उत्पाद विभागीकरण कहा जाता है। विच वन इज एन ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर ऑफ मैकिंसी 7S फ्रेमवर्क। मैकिंसी का एक 7S फ्रेमवर्क है और इनमें से कौन सा उसका एक ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर है ये बताना है। 7 में से एक एस इनमें से है, उसकी पहचान करनी है। सही जवाब है ऑप्शन बी, स्ट्रक्चर। दरअसल मैकिंसी ने एक मॉडल दिया है 7S मॉडल के नाम से जाना जाता है, जिसमें एक ऑर्गेनाइजेशनल डिजाइन को एनालाइज किया जाता है। तो इसमें इनके जो 7S हैं उनमें स्ट्रक्चर, संस्था का स्ट्रक्चर, स्ट्रेटेजी, स्किल, सिस्टम, शेयर्ड वैल्यूज, स्टाइल एंड स्टाफ, इनका एनालिसिस आ जाता है। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द हॉट स्टोव रूल प्रोपाउंडेड बाय डगलस मैकग्रेगर, a sound disciplinary system in an organization does not include। डगलस मैकग्रेगर ने एक रूल दिया मैनेजमेंट का, हॉट स्टोव रूल।
उसके अकॉर्डिंग इसमें यह कहा गया है कि एक अच्छे डिसिप्लिनरी सिस्टम में डज नॉट इंक्लूड, उन्होंने अच्छे डिसिप्लिनरी सिस्टम के कुछ एलिमेंट्स बताए, इनमें से कौन सा शामिल नहीं है उसकी पहचान करनी है। गिवन ऑप्शंस में सही जवाब है ऑप्शन सी, इमीडिएसी इन रिट्रेंचमेंट, ये इसका हिस्सा नहीं है। बाकी एडवांस वार्निंग, इमीडिएसी ऑफ लोकेशन, इम्पर्सनल, ये सब इसका हिस्सा है। इन्होंने बताया है कि बेटर डिसिप्लिन के लिए जैसे हॉट स्टोव रूल जो होता है उसकी तरह रहना है। हॉट स्टोव होता है कि उसकी तरफ अगर हम हाथ ले जाएंगे तो हमें गर्मी का एहसास पहले ही हो जाएगा, और जितनी बार हाथ ले जाएंगे हर बार उतनी बार होगा तो कंसिस्टेंट भी होता है, और आगे बढ़ाएंगे तो खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तो यही रूल डिसिप्लिन के बारे में भी होना चाहिए। जब भी कोई डिसिप्लिन को तोड़ने की कोशिश करे तो हर बार उसको खतरे का एहसास होना चाहिए, और अगर वो डिसिप्लिन तोड़ता है तो उस पर एक्शन होना चाहिए, और वो सबके साथ एक जैसा होना चाहिए। जैसे हॉट स्टोव होता है कि वही अपना प्राय कोई हो जो भी हाथ लगाएगा हॉट उसको महसूस करना ही होगा। नेक्स्ट, a relatively stable set of characteristics that influence an individual's behavior is known as, एक इंडिविजुअल के बिहेवियर को प्रभावित करने वाली कुछ खास टाइप की कैरेक्टरिस्टिक्स जो रिलेटिवली स्टेबल होती हैं उनके सेट को क्या कहा जाता है, ये पूछा है। स्टेबल होती है यानी कि लंबे समय तक ये बनी रहती हैं, इसको कहते क्या है। गिवन ऑप्शंस में सही जवाब है ऑप्शन डी, इसको कहते हैं पर्सनैलिटी। एक व्यक्ति की जो पर्सनैलिटी होती है वो काफी स्टेबल रहती है, उसकी जो फीचर्स रहती हैं वो लंबे समय तक बनी रहती है। When we judge someone on the basis of our perception of the group to which he or she belongs, we are using the shortcut called, जब हम किसी व्यक्ति को उसके समूह के बारे में अपनी धारणा बना रहे हैं तो इसको क्या कहते हैं। इससे रिलेटेड क्वेश्चन ऑलरेडी एक बार पूछा जा चुका है आज ही, तो सही जवाब है ऑप्शन बी, इसको कहते हैं स्टीरियोटाइपिंग। हम उस पर्सन के ग्रुप, जिस ग्रुप से वो आता है, समाज से जो आता है, उस समाज की जो धारणा हमारे मन में होती है उसके आधार पर ही हम, कोई व्यक्ति जब हमारे पास आता है तो अपने बारे में उसके लिए एक धारणा बना लेते हैं कि ये ऐसा होगा। नेक्स्ट, सोर्स ऑफ पावर डिपेंड्स ऑन फियर, थ्रेट एंड पनिशमेंट। जो सोर्स ऑफ पावर, डिफरेंट टाइप का जो पावर होती है उसका सोर्स डिफरेंट हो सकते हैं। इसमें से बात की जा रही है कि वो कौन सा सोर्स होता है जो फियर, थ्रेट, पनिशमेंट के माध्यम से आता है, उसको कौन सी पावर उसको कहा जाता है। सही जवाब है ऑप्शन ए, कोअर्सिव पावर। जो भय से, यानी कि हमें पता है कि अगर हम उसकी पावर को नहीं एक्सेप्ट करेंगे तो हमें थ्रेट हो सकता है, फियर हो सकता है, पनिशमेंट हो सकता है, ऐसी पावर कोअर्सिव पावर होती है। अ प्रोग्राम टू चेंज वर्कर्स एटीट्यूड, एक ऐसा प्रोग्राम जिसमें वर्कर्स के एटीट्यूड को चेंज किया जाए अबाउट क्वालिटी, क्वालिटी के संदर्भ में, बाय स्ट्रेसिंग एरर फ्री परफॉर्मेंस, मतलब इस बात पे स्ट्रेस दिया जाए कि जो परफॉर्मेंस होगी वो एरर फ्री होगी, कोई एरर नहीं होनी चाहिए। सही जवाब है ऑप्शन सी, जीरो डिफेक्ट। जीरो डिफेक्ट प्रणाली है जिसमें मैनेजमेंट का फोकस ये रहता है एम्प्लॉइज पे कि आपको डिफेक्ट होने ही नहीं देना है। Which organization structure consists of the direct verified relationship which connect the position and task or each level with those above and below? कौन से ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में, कौन से संगठनात्मक संरचना की बात हो रही है, कौन सा संगठन ऐसा होगा जिसमें डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है, वेरीफाइड रिलेशनशिप होता है एक पर्सन से जो उससे अबव रैंक पे काम कर रहे हैं, जो बिलो रैंक पे काम कर रहे हैं, उन सब के साथ। तो गिवन ऑप्शंस में सही जवाब है ऑप्शन डी, लाइन ऑर्गेनाइजेशन में डायरेक्ट रिलेशंस सेटअप होते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग विच मैनेजरियल रोल इज नॉट ए पार्ट ऑफ मैनेजरियल रोल्स गिवन बाय हेनरी मिन्सबर्ग। हेनरी मिन्सबर्ग ने कुछ मैनेजरियल रोल्स दिए हैं, वो ये कह रहे हैं कि इनमें से कौन सा रोल नहीं है उसके दिए हुए रोल्स में से, उसको पहचानना है। तो गिवन ऑप्शंस में सही जवाब है ऑप्शन सी, प्लानर। ये कोई रोल, मैनेजरियल रोल नहीं दिया है हेनरी मिन्सबर्ग ने, बाकी तीनों उसके हिस्सा हैं। हेनरी मिन्सबर्ग ने अपनी बुक में 10 मैनेजरियल रोल बताए जो मैनेजर रोल प्ले करता है। उन 10 को भी 3 हिस्सों में बांटा गया है, ग्रुप किया गया है। तो पहला ग्रुप है इंटरपर्सनल, इसमें 3 रोल बताए हैं, फिगर हेड, एज ए लीडर, एज ए लाइजनन और लाइजन ऑफिसर। और सेकंड ग्रुप है इंफॉर्मेशनल, इंफॉर्मेशनल में भी 3 रोल बताए हैं, मॉनिटर, डिसेमिनेटर, स्पोक्स पर्सन।
और तीसरा ग्रुप बताया है डिसीजनल, इसमें 4 रोल बताए हैं। तो 3 रोल इसमें, 3 रोल इसमें और 4 रोल इसमें, इस तरह टोटल 10 रोल बताए हैं। एंटरप्रेन्योर, डिस्टरबेंस हैंडलर, रिसोर्स एलोकेटर, नेगोशिएटर। इनका कहना है कि ये 10 रोल एक मैनेजर को निभाने होते हैं। नेक्स्ट, मायर्स ब्रिग्स टाइप इंडिकेटर इज MBTI, इनमें से क्या है यह बताना है। गिवन ऑप्शंस में सही जवाब है ऑप्शन बी, अ मेथड ऑफ आइडेंटिफाइंग पर्सनैलिटी टाइप्स। दरअसल अपने स्वयं के पर्सनैलिटी टेस्ट करने का एक टूल है MBTI, और जिसको देने वाले हैं इसाबेल मायर्स और उनके मदर कैथरीन ब्रिग्स। इनके नाम पे ही इस टेस्ट का नाम पड़ा है, मायर्स ब्रिग्स टाइप इंडिकेटर। नेक्स्ट, व्हाट आर थंबनेल्स? थंबनेल्स क्या हैं यह बताना है। गिवन ऑप्शंस में से सही जवाब है ऑप्शन ए, गिलब्रेट्स क्लासिफिकेशन स्कीम फॉर लेबलिंग 17 बेसिक हैंड मोशंस। दरअसल ये क्लासिफिकेशन स्कीम है जिसमें 17 तरह के हैंड मोशंस को लेबल किया गया है, और ये लेबल किया गया है ह्यूमन बॉडी मूवमेंट को एनालाइज करने के लिए। फ्रैंक बी गिलबर्थ ने ये दिया है थंबनेल्स नाम, और इसलिए इनके सरनेम को उलट करके देखेंगे तो आपको यही दिखेगा। नेक्स्ट, व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टेजेस इन टीम डेवलपमेंट? टीम डेवलपमेंट में या किसी ग्रुप फॉर्मेशन में, ग्रुप डेवलपमेंट में स्टेजेस होती हैं, और वो जो स्टेजेस हैं ब्रूस टकमैन ने दी हैं, उनका जो प्रॉपर ऑर्डर है उसको हमें पहचान करना है इसमें से। गिवन ऑप्शंस में सही जवाब है ऑप्शन सी, ये स्टेज होती है फॉर्मिंग, ग्रुप का फॉर्म होना, स्टॉर्मिंग, स्टॉर्म होना यानी कि उसमें प्रॉब्लम्स आना, नॉर्मिंग, नॉर्म्स बनना, परफॉर्मिंग, परफॉर्म करना, एडजॉर्निंग, समाप्त होना। 5 स्टेजेस हैं ग्रुप फॉर्मेशन। तो ये थे आज के MCQs। और PGT कॉमर्स प्रेपरेशन गाइड नाम की जो बुक है, इसमें MCQ तो है ही है, 2000 से ज्यादा MCQs हैं, उनको हम 1 बाय 1 इन वीडियोस के माध्यम से करा रहे हैं। इसके अलावा उसमें चैप्टर वाइज जो सिलेबस है वो भी डिस्कस किया गया है काफी अच्छे तरीके से। आप PGT कॉमर्स के लिए किसी भी स्टेट की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए काफी महत्वपूर्ण बुक है, आप खरीद सकते हैं ऑनलाइन इसको अमेजन से। थैंक यू फॉर वॉचिंग।